भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि जगत की तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम आपको वैज्ञानिक तरीकों के बारे में भी बताएं ताकि कृषि में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। कृषि दर्शन के माध्यम से हम आप तक उन किसानों की कहानी भी पहुँचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी पहुंचती है जो खास तौर पर किसानों के लिए बनाई गई हैं। तो हमेशा की तरह कृषि दर्शन में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में पंचायत पुरस्कार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 17 से 21 अप्रैल के दरमियान किया गया। क्या कुछ विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं विस्तार से। पंचायत राज दिवस के उपलक्ष्य में 17 तारीख से 21 तारीख तक पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सतत विकास लक्ष्य जो है, यूनाइटेड नेशन ने 17 सतत विकास लक्ष्य को चुना था, उसको कॉम्पैक्ट करके हमारे मंत्रालय ने 9 सतत विकास लक्ष्य बनाए हैं। और 9 सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पे पुरस्कार दिया है। खुशी की बात यह है कि लगभग 2,68,000 पंचायतों में से 2,42,000 पंचायतों ने इसमें सहभाग लिया। ये तो 92% पंचायतों ने इसमें हिस्सा लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन करने से अच्छा कि कंट्रीब्यूशन करो, तब अपने लाइफ में एंजॉय आपको मिलेगा। और यही हमारे सरपंच कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये पहचान है। मैं मेरी सोच है कि गांव में इस तरह से काम हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में मेरा गांव इस तरह से श्रेष्ठ बने कि मेरे देश की पहचान मेरे गांव से हो। और हमारे सरपंच लोग इतना अच्छा काम करें। जैसे अभी ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग देश में कम से कम 500 ऐसे विलेज होंगे जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करके अपने गांव को सक्षम बनाया है। उसमें कार्बन न्यूट्रल हो गया, उनका रेवेन्यू सोर्स बढ़ गया, पावर का क्रेडिट मिलने के वजह से उनका इनकम बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन न्यूट्रल करने के दिशा में लोग पहल कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देश का हर एक गाँव इसके ऊपर काम करके कार्बन न्यूट्रल बने, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम लोग ग्लोबल कूलिंग की ओर चले जाएं। तो इस तरह से अगर अभी जो सर्वे आया उसमें भी
हमारा भारत देश सोलर पावर में तीसरे नंबर पर है और इस तरह से योगदान रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग अव्वल स्थान पर आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग के जगह पे ग्लोबल कूलिंग की तरफ हम लोग हमारा रास्ता चुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा काम करने वाले सरपंच को, पंचायतों को यहाँ पे पुरस्कार मिला है। आने वाले दिनों में उनसे प्रेरणा लेके और सारे सरपंच इस क्षेत्र में काम करके अपने तरफ से योगदान देके निश्चित तौर पर अच्छा काम करके अपने भारत की पहचान, जो गांधी जी की सोच थी कि सही मायने में भारत गांवों में बसता है और गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गांव के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हम सारे गांव के सरपंच को साथ में लेके गांव को श्रेष्ठ बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या योगदान दिया है। 2014 से पहले एफसी का जो फंड जाता था पंचायतों को, फाइनेंस कमीशन का, उसका 11वां फाइनेंस कमीशन था, उसका बजट 8,000 करोड़ था। 12वां फाइनेंस कमीशन का बजट 30,000 करोड़ था। 13वां फाइनेंस कमीशन का बजट 58,000 करोड़ था। फिर 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और सडनली 3 गुना फाइनेंस कमीशन का बजट बढ़ा के 2,02,082 करोड़, यानी 3 गुना इसका बजट बढ़ा के गांव का विकास गांव के हाथ में देने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी पहल की और फिर 15 फाइनेंस कमीशन में उससे बढ़ोतरी करके 2,36,000 करोड़ रुपए का बजट गांव के विकास के लिए किया। यही सोच है मोदी जी की कि गांव सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा। जब तक गांव सक्षम नहीं होगा तब तक गांव के जितनी भी सुविधा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको यश नहीं मिलेगा। और यही प्रयास पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से सारे सरपंचों को मोटिवेशन देके पूरे गांवों को सक्षम करने का काम पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। मेरे गांव में मैं सोलार पर काम कर रही हूँ। सोलार प्लांट फिट करी, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, आंगनवाड़ी बिल्डिंग, स्कूल, आरओ प्लांट गांव में के पूरे स्ट्रीट लाइट और ऐसे पूरे गांव में भी घरों को सोलार कनेक्शन दे दी है। पहले पूरा लकड़ी लाके चूल्हा करते थे महिला, अब मेरे को महिला पूरे आके बोले अपने को लकड़ी भी नहीं मिल रही है, अपन कैसा पकाना करना है, हमारे को बहुत कठिन जा रहा है बोल के मेरे पास आए हमारे गांव के महिला। तो एक ग्राम सभा बिठाए है महिला की, तो अपन ऐसे पैसे अपने पास थोड़े हैं, उसका सोलार घर को करेंगे, सोलार करेंगे और गैस, गोबर गैस भी दिलाएंगे। तो गोबर गैस के लिए घर को कलेक्शन दे दिया है घर को। अब गोबर धन हमारे गांव में पूरा गाय भैंसा बैला है ना, वो गोबर भी है अपने को। वो गोबर डालने के वो 10-8 जना का पूरा खाना पकाते हैं। उसका हम घर को गीला कचरा का भी वर्मी कंपोस्ट बनते हैं। वर्मी कंपोस्ट से मेरे को 3 साल में 7 लाख रुपए आए हैं। उससे पैसे से मैं है सोलार बिटाई है। और गांव में नरेगा काम को भी सब जने 100% जॉब कार्ड है, उन्हों काम को जाते हैं। ग्राम पंचायत का काम पिछले 5 टर्म से हम करते आ रहे हैं। ग्राम पंचायतों में सड़क, गली, नाली वगैरह का निर्माण तो पुराने समय से ही चले आ रहे हैं। ग्रामीण लोग जानते भी यही थे और मुखिया से मांग भी यही करते थे कि सड़क बन जाए, राशन कार्ड हो जाए, इंदिरा आवास मिल जाए और वृद्धा पेंशन मिल जाए तो पूरा काम हो गया। लेकिन अभी के युग में वो बात रही नहीं। जैसा कि आप सबों ने देखा है, आज इस सेमिनार में पूरे देश के लोग आए हैं और हर तरह के ज़रूरत को ग्राम पंचायत के द्वारा पूरा किया जा सकता है। हम लोग ग्रीन एंड क्लीन गांव पर काम पिछले 5 साल से करने का स्टार्ट किया था। किसानों के लिए खास के हम लोगों ने पंचायत से जोड़ने का काम किया था, जो कि किसान समझते थे कि मुझे ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा उन्हें सोलर एनर्जी से बोरिंग का काम गांव-गांव में हम लोगों ने लगवाया है। और जो भी गोबर
गांव में कलेक्ट हो रहे थे उससे गंदगी फैलती थी और किसान के बच्चे बीमार पड़ते थे, तो उसे गोबर गैस के माध्यम से हम लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है। कचरा प्रबंधन में हम लोग जो भी गांव के कच्चे गोबर या किचन का जो भी कच्चा सामान है उसको लेकर वर्मी कंपोस्ट निर्माण कराने का काम किया है और सस्ते दर पर किसानों को गांव में ही खाद हम लोग जैविक खाद उपलब्ध करवा रहे हैं और खेती से बचाव जो रासायनिक खाद से खेत खराब होते थे उससे बचाने में काफ़ी उन्हें लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से किसानों को भी हम लोग जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आय दुगना करना है, तो उसमें ग्राम पंचायत भी भली भांति सहयोग कर रही है और किसानों को मनरेगा से भी मवेशी सेट, मुर्गी पालन सेट, शुगर सेट वगैरह का भी देकर किसानों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। उनको मनरेगा से वृक्षारोपण, पोखर खुदाई का काम बड़े पैमाने पर किया गया है और उससे लाभ छोटे छोटे किसानों को जो अपने सक्षम नहीं हैं, अपना धनराशि से काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये सब काम मनरेगा से जोड़कर हम लोगों ने कराने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम अपने देश को साफ व स्वच्छ बनाएंगे। इसके लिए हमने अपनी पंचायत में स्वच्छता के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए हैं, उसमें कूड़ा एकत्रित करना व लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना व इसके लिए हमने गांव में सभी लोगों को कूड़ादान भी वितरित किए हैं। और जैसे कि हमारे जो गोबर का जो इधर उधर लोग फेंकते थे, उसके लिए भी जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है, उसके लिए जैविक खाद का भी लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब जैविक खाद बना करके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। और एक जो हम कीटनाशक यूज़ करते थे, इसलिए उनका भी जो कम प्रयोग लोग कर रहे हैं और इसकी वजह से जो एक स्वस्थ खेतीबाड़ी लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी पंचायतें प्रयास करेंगे कि जो स्वच्छता का हमने एक बीड़ा उठाया है, हम अपने प्रदेश को साफ स्वच्छ बना करके पूरे भारत में एक नई जगह देंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश साफ स्वच्छ और सुंदर हो, उस दिशा में बढ़ने के लिए हम लोग प्रयासरत है। और आने वाले समय में हमारी पंचायत जो अभी स्टेट लेवल पे क्लीन एंड ग्रीन में प्रथम स्थान पे आई है, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम भी नेशनल अवार्ड लेकर के अपनी पंचायत का नाम आगे ले जाने में पूरी कोशिश करेंगे। और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश भर की जितनी भी जो पंचायतें यहाँ पे नेशनल अवार्ड के लिए आई थी, हम यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे और अपने प्रदेश में लोगों को जागरूक करके इस जो 9 थीम जो हमें दी गई है, उसमें हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और इस अभियान को सफल करके हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का जो है सपना पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर।
कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा से संबंध रखने वाले शैलेंद्र कुमार से, जो कि अब प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। वजह यह है कि हमारी सरकार प्राकृतिक खेती के लिए जहां एक तरफ किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं किसान भी समझ चुके हैं कि आज का समय प्राकृतिक खेती का समय है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता तो बेहतर होती ही है, साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल है और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक सफल किसान शैलेंद्र सिंह की, जो गांव उपलाना हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती से होने वाले इन्हीं फायदों को जानकर इसे पूरी तरह से अपना लिया है। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। 2013 से जैविक खेती, जो कि प्राकृतिक है, पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और इसमें हम धान, मुख्यतः फसल धान और गेहूं और चना, सरसों, ये सभी, अलसी, ये सभी फसलें ले रहे हैं। और ये हम खुद अपने आप ग्रेडिंग करके, पैक करके और इसको मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं, जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और HF का दूध भी मिल रहा है जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है, चने की चूरी हमारी है, और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है। शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं, ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में, वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं।
शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असंत स्टोर है और एक करनाल है 8 सेक्टर में। तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है। रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो ये एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई हरियाणा के शैलेंद्र कुमार से। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर किसानों पर केंद्रित हैं। और आज इसी कड़ी में आपको जानकारी देने वाले हैं ई-नैम के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है और कृषि भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में ई-नैम से कैसे हमारे किसान घर बैठे ही अपनी फसल का सही दाम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से। आइए जानते हैं विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है।
इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, आप किसानों को ज़रूर उससे लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में भी मदद करता है। अगर आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए YouTube पर भी कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।